हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस का पार्ट नंबर 2 फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ बाय भारती भवन पब्लिकेशन क्लास 8। और आज हम करने वाले हैं इसका कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 2। तो यार इसी प्रकार के सीरीज़ को देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बड़े प्यार से, बड़े शानदार से। तो पहला जो टॉपिक है वो है एनर्जी रिसोर्सेस। तो यार सबसे पहले यार एनर्जी रिसोर्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा हम। यहाँ पर देखिए यार, एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक। देखिए यार, हमने एनर्जी के साइड में यहाँ रिसोर्सेस वर्ड को यूज़ किया है। इसका मतलब कि ये जो एनर्जी है ये रिसोर्सेस है। क्यों है सर? क्योंकि ये रिसोर्सेस जो एनर्जी है, ठीक है, मतलब एनर्जी के साइड में हमने रिसोर्सेस वर्ड को यूज़ किया है। तो यार इसका मतलब जो एनर्जी है जो कि एक रिसोर्सेस है, और ये जो एनर्जी है ये यार हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। क्या है? ये हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, और ये हमारे बहुत सारे नीड्स को, ये जो है हमारे बहुत सारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई मेनी नीड्स। क्लियर है? आप एनर्जी या रिसोर्सेस है, इसका मतलब अगर एनर्जी रिसोर्सेस है इसका मतलब ये है कि यार ये हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, और ये यार हमारे बहुत सारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। मतलब इट सेटिस्फाई मेनी नीड्स। अब यार अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए कि यार क्या है सर एनर्जी रिसोर्सेस, देखो यार एनर्जी रिसोर्सेस यार मतलब एनर्जी रिसोर्सेस यार ऐसे रिसोर्सेस हैं, एनर्जी रिसोर्सेस यार ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं। क्या? जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। या फिर आप लिख सकते हो दैट गिव्स अस, जो कि हमें क्या देते हैं? जो कि हमें एनर्जी देते हैं। और ये जो एनर्जी वो हमें देते हैं, और इसी एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए, डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम इस एनर्जी को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। और ये डिफरेंट पर्पज़ क्या हो सकता है? ये डिफरेंट पर्पज़ हो सकता है टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए, टू कुक फूड। मशीन्स को चलाने के लिए, टू रन मशीन्स। और क्या हो सकता है? हम इसको और भी बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। आप लिख लो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में क्या हो सकता है? जैसे कि यार हम इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं घर के अंदर पावर सप्लाई करने के लिए, है या नहीं? इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं किसी जगह से क्या करने के लिए? पावर जनरेट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, है या नहीं? या तो खाना बनाने के लिए, या तो मशीन्स चलाने के लिए, या तो किसी एरिया पर पावर सप्लाई करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए यार, एनर्जी रिसोर्सेस क्या है? ये रिसोर्सेस है। इसका मतलब ये है कि यार ये हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट है। अगर एनर्जी को हमने रिसोर्सेस कहा तो इसका मतलब दो चीज़ें कन्फर्म है। दो चीज़ें कन्फर्म है। क्या मतलब? पहली चीज़ तो कन्फर्म ये है कि यार एनवायरनमेंट के ये पार्ट है। दूसरी चीज़ कन्फर्म ये है कि यार हमारे बहुत सारे नीड्स को ये सेटिस्फाई करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात आए, डेफिनेशन की बात आ जाए किसकी? एनर्जी रिसोर्सेज की। तो यार एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि यार हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिव करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और वो जो एनर्जी हमें एनर्जी रिसोर्सेज देता है, और इसी एनर्जी को हम यार डिफरेंट पर्पज़ के लिए, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। वो डिफरेंट पर्पज़ क्या हो सकता है? यार खाना बनाना हो सकता है, या फिर मशीन्स चलाना हो सकता है, या फिर किसी भी एरिया को पावर सप्लाई करना हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना हो सकता है। अब एक कन्फ्यूज़न आता है, क्या सर ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है और जो पावर वर्ड है कहीं ना कहीं सर क्या सेम है? देखो यार ये सेम है। कैसे सर? देखो, अब एक मस्त सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो भाई साहब, यहाँ मैं खड़ा हूँ, आपका सर, और मान लो ये आप हो।
ये यार मैं हूँ आपका सर और ये भाई आप ही हो, मान लो इसका नाम है ए। तो मैंने यार ए से पूछा भाई तुम्हारे घर में, मैंने इसको क्या पूछा, मैंने ए को पूछा कि यार क्या तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, और फिर मैंने उसी के साथ साथ पूछ लिया इसका मतलब कि तुम्हारे घर में बिजली है, बिजली। मैंने क्या पूछा, मैंने यार ए को पूछा क्या तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, क्या तुम्हारे घर में बिजली है। बट ए ने मुझे रिप्लाई में दिया कि सर हमारे घर में पावर कट हुआ है। मैंने पूछा क्या, उसने कहा सर कि हमारे घर में पावर नहीं है, पावर नहीं है। भाई मैंने इसको पूछा इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, बिजली है या नहीं, ये बोला है सर पावर नहीं है, पावर कट हुआ है। तो यार मैंने उसको इलेक्ट्रिसिटी पूछा, उसने मुझको पावर दिया। क्या ये जो इलेक्ट्रिसिटी और पावर है क्या सेम है? देखो यार हाँ ये सेम है भाई, ये सेम है। जो इलेक्ट्रिसिटी वाला वर्ड है और ये हमारा जो पावर वाला वर्ड है, ये दोनों यार सेम है, सेम है। ठीक है, इसको यार डब्बा बना के देख लो, डब्बा बना के। ठीक, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला वर्ड है और जो पावर वाला वर्ड है, इनको हम ऑफनली एक्सचेंज करते हैं, ऑफनली एक्सचेंज करते हैं। मतलब यार इसके बदले इसको, इसके बदले इसको हम बोलते हैं ना, पावर के बदले इलेक्ट्रिसिटी को बोल दो, पावर के बदले इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, या इलेक्ट्रिसिटी के बदले पावर बोल दो, ऐसा हम कर सकते हैं यार। तो हम कह सकते हैं यार ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको हम ऑफनली मतलब बहुत कॉमनली पावर कहते हैं। क्लियर है? ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है इसको हम बहुत ऑफनली मतलब बहुत कॉमनली इसको हम पावर कहते हैं। इसीलिए जो ए था उसने मुझको कहा कि सर हमारे घर में पावर नहीं है, मतलब उसने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड के जगह पावर वर्ड को यूज़ किया, क्योंकि यार इलेक्ट्रिसिटी वर्ड और पावर वर्ड बहुत कॉमनली आपस के एक दूसरे के जगह बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। मतलब ये दो वर्ड्स जो है ये एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जगह पावर यूज़ कर लो, पावर के जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लो, सेम है। अब बात आती है सर ये पावर क्या है। देखिए पावर कुछ भी नहीं है, ये बहुत साधारण फॉर्म है यूज़फुल एनर्जी का। इसका मतलब जो एनर्जी को हम बहुत ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसका ही सबसे कॉमन फॉर्म, सबसे बेसिक फॉर्म जो है वो पावर है। मतलब ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है किसका? यूज़फुल एनर्जी का। अब ये यूज़फुल एनर्जी क्या? ये वो एनर्जी है जो हम ज़्यादातर अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए, अपने हर एक चीज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। उसी एनर्जी का सबसे बेसिक बोले तो सबसे कॉमन जो फॉर्म है, कॉमन रूप है, सबसे बेसिक रूप जो है वो पावर है। तो सिंपली यार पावर क्या है? पावर जो यूजफुल एनर्जी का सबसे बेसिक फॉर्म है या तो सबसे कॉमन फॉर्म जो है वो हमारा पावर है। अब यार अपने नोट्स में चलते हैं। यार नोट्स में क्या लिखा है? वही चीज़ें लिखी जो मैंने आपको कहा कि यार एनर्जी रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस है जो कि यार हमें एनर्जी देते हैं, और इसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए और मशीन्स चलाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, एक्सेट्रा यहाँ लिखा गया है मेरे यहाँ। नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है इसको कई बार ऑफनली कॉल्ड पावर, मतलब बहुत कॉमनली इसको ही हम कई बार बहुत कॉमनली पावर कहते हैं। अब बात आती है सर ये पावर क्या है? अब ये पावर क्या है? देखो यार जो पावर है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है यूजफुल एनर्जी का, और इस पावर को हम जनरेट कर सकते, क्या मैंने कहा? इस पावर को हम जनरेट कर सकते हैं बहुत सारे सोर्स से, है या नहीं? हम इसको बेसिकली तीन सोर्स से जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। बेसिकली जो पावर है आपका इसको हम तीन जगह से जनरेट कर सकते हैं।
तो ये जो पावर है इसको सबसे पहले तो हम जनरेट कर सकते हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करके, मतलब सेट का यूज़ करके, मतलब सोलर एनर्जी को ट्रैप करके। सेकेंड हम इसको जनरेट कर सकते हैं यूरेनियम और थोरियम से, यूटी से। नेक्स्ट हम इसको जनरेट कर सकते हैं आरडब्ल्यू से, बोले तो बहते पानी से, है या नहीं। तो आइए इसका चर्चा करते हैं इस चीज़ पर, और इसको याद रखने के लिए मैं तरीका आपको बताने हूँगा। तो यार जो पावर है, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है यूजफुल एनर्जी का जो पावर है, इसको आप 3 जगह से जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले तो सेट की मदद से, सबसे पहले तो पावर को आप जनरेट कर सकते हो बाय यूजिंग सेट। आप सेट की मदद से इसको जनरेट कर सकते हो। सेकेंड आप इसको जनरेट कर सकते हो यूटी से। नेक्स्ट थर्ड आप इसको जनरेट कर सकते हो आरडब्ल्यू से। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेट से कैसे जनरेट करेंगे। सेट मतलब है सोलर एनर्जी ट्रैप्ड। और जब हम सोलर एनर्जी ट्रैप्ड डिस्कशन करेंगे तो यहां पर एक वर्ड आता है थर्मल पावर का। तो यार थर्मल पावर ऐसे पावर है, क्या मैंने कहा, थर्मल पावर यार ऐसे पावर है जिसको हम जनरेट करते हैं मिनरल फ्यूल से सेट का यूज करके। थर्मल पावर ऐसे पावर है जिसको हम जनरेट करते हैं मिनरल फ्यूल से, जैसे कि कोल से और पेट्रोलियम से। बाय यूजिंग सेट मतलब हम सोलर एनर्जी को ट्रैप कर देते हैं उसके अंदर, और उसमें से जो पावर जनरेट होता है उसको हम कहते हैं थर्मल पावर। तो क्या होता है बेसिकली, हम क्या करते हैं यार, मिनरल फ्यूल्स जो है, जो कि कोल है और पेट्रोलियम है, इनके अंदर ट्रैप करते हैं। जो कोल और पेट्रोलियम हमारे जो मिनरल फ्यूल्स है, इनके अंदर हम क्या ट्रैप करते हैं, इनके अंदर हम सोलर एनर्जी, मतलब जो सन की एनर्जी है, सन से जो लाइट आ रहा है उस लाइट को हम एनर्जी कहते हैं, मतलब एक प्रकार से, और उसी एनर्जी को हम ट्रैप कर देते हैं इन मिनरल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर, और उससे हम क्या करते हैं, पावर को जनरेट कर देते हैं, और उसी पावर को हम कहते हैं यार थर्मल पावर। अब इस थर्मल पावर का एक पार्ट है, जो कि है ANP, जो कि क्या है ANP। आइए उसको डिस्कस करते हैं। ANP क्या है मेरे यार, ANP क्या डिस्कस करते हैं। एक और पेज ऐड कर लेते हैं, इसको मैं बाद में देखेंगे यार। अब ANP डिस्कस करते हैं यार। ANP क्या है। ANP देखो यार, जो ANP है ये है एटॉमिक न्यूक्लियर पावर। और एटॉमिक न्यूक्लियर पावर या ऐसा पावर है जिसको हम जनरेट करते हैं यूटी से, और यही आपका सेकेंड मेथड है पावर को जनरेट करने का। पहला मेथड तो था सेट, जिसमें हमने थर्मल पावर पढ़ लिया, थर्मल पावर, और सेकेंड मेथड जो यूटी है उसमें हमने पढ़ लिया ANP, एटॉमिक न्यूक्लियर पावर, ANP। तो यार एटॉमिक न्यूक्लियर पावर ये ऐसे पावर है जिसको हम जनरेट करते हैं यूटी से, मतलब यूरेनियम से और थोरियम से। यूरेनियम थोरियम क्या है, बेसिकल दीज आर द एलिमेंट्स। जैसे आयरन एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट है, जैसे कि सिल्वर एक एलिमेंट है, उसी प्रकार से यूरेनियम और थोरियम एक एलिमेंट है। और यूरेनियम और थोरियम जिस को यूज़ करके हम जिस पावर को जनरेट करते हैं उसको हम कहते हैं ANP, बोले तो एटॉमिक न्यूक्लियर पावर कहते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड मेथड जो है RW, ये क्या है सर, ये मेरे यहाँ रनिंग वाटर है, ये है रनिंग वाटर। देखिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलो, या फिर हाइड्रो का एक वर्ड यूज़ कर दो हाइडेल, और इलेक्ट्रिक से जगह का यूज़ करो पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को ही हम हाइडल पावर बोलते हैं। हाइड्रो की जगह हाइडल वर्ड को यूज़ करो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो पावर है, उसको जगह मतलब
जो इलेक्ट्रिसिटी की जगह मैंने पावर वर्ड को यहाँ यूज़ कर दिया। मतलब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइडल पावर कहते हैं। और ये जो हाइडल पावर है ये ऐसे पावर है जिसको जनरेट किया जाता है RW से, मतलब इसको हम जनरेट करते हैं यार रनिंग वाटर से। तो 3 प्रकार के हो गए। क्या क्या? तो यार 3 प्रकार के हो गए, यहाँ देख लो 3 प्रकार के क्या हो गए। तो मैंने कहा जो पावर है उसको हम बेसिकली जनरेट करते हैं 3 तरीके से। मिनरल फ्यूल्स के अंदर सेट को ट्रैप करके, मतलब सोलर एनर्जी को ट्रैप करके, मतलब सेट का यूज़ करके। नेक्स्ट कि हम यार यूटी का यूज़ करेंगे, मतलब यूरेनियम और थोरियम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम RW का यूज़ करेंगे। तो RW का यूज़ करके हम जिस पावर को जनरेट करते हैं वो है हाइडल पावर, और इसी हाइडल पावर को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और यूटी की मदद से जिस पावर को हम जनरेट करते हैं उसको हम कहते हैं ANP, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियर पावर। और मिनरल फ्यूल के अंदर सेट का यूज़ करके, मतलब सोलर एनर्जी को ट्रैप करके जिस पावर को हम जनरेट करते हैं वो है थर्मल पावर। और एक चीज़ याद रखना, इसी थर्मल पावर का एक पार्ट है ये ANP, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी। अब हम चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ। आ जाइए नोट्स की तरफ, ये रहे। देखिए यार थर्मल पावर यार ऐसा पावर है जिसको हम जनरेट करते हैं मिनरल फ्यूल्स से, और मिनरल फ्यूल्स के अंदर हम सोलर एनर्जी को ट्रैप कर देते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं मिनरल फ्यूल्स के अंदर, और उसकी मदद से जिस पावर को जनरेट करते हैं उसको हम थर्मल पावर कहते हैं, जिसको मैंने आपको बहुत डीप से समझा दिया यार। देखिए जो एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है, मतलब जो ANP है, ये एक फॉर्म है थर्मल पावर का। इसको ज़रूर याद रखना इस चीज़ को, कि जो एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है ये एक फॉर्म है थर्मल पावर का। जो ANP है ना, ये जो ANP की मैं बात कर रहा हूँ, ये ANP एक फॉर्म है TP का एक फॉर्म, मतलब थर्मल पावर का, जिसको हम जनरेट करते हैं मिनरल सब्सटेंस से, मतलब UT से। U मतलब यूरेनियम, T मतलब थोरियम, UNT से। एक तो यूरेनियम और एक थोरियम। ANP यार ऐसा पावर है, देखिए पहले एटॉमिक न्यूक्लियर पावर एक फॉर्म है थर्मल पावर का, और ये एक ऐसा पावर है जिसको हम जनरेट करते हैं मिनरल सब्सटेंस से, जो कि यूरेनियम और थोरियम, मतलब UT। नेक्स्ट यार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हाइडल पावर, यार ऐसे पावर जिसको हम जनरेट करते हैं रनिंग वाटर से, मतलब RW से। आइए बात करते हैं यार सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखिए सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज टू टाइप्स। एक तो है पुराना, एक तो है नया। पुराना मतलब ट्रेडिशनल होता है, नया मतलब मॉडर्न होता है। आप अल्टरनेट टू ट्रेडिशनल सोर्स बोलो, या फिर आप मॉडर्न सोर्स भी इसको बोल सकते हो। मॉडर्न सोर्स आप चाहो तो बोल सकते हो, मॉडर्न सोर्स। तो यार जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और वहीं जो अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल सोर्स है, मतलब जो मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको हम कहते हैं नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आइए डिस्कस करते हैं द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये जो कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब यार ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते, बहुत ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते थे, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका ऊड, लकड़ी यार, ऊड। देखिए ऊड गिव्स विलेज पीपल एंड अर्बन पीपल इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द एनर्जी। देखिए गांव के लोग, विलेज पीपल और अर्बन पीपल्स को, जो अर्बन पुअर लोग हैं और जो गांव के लोग हैं, मतलब शहरी विभाग के जो पुअर लोग हैं और जो अर्बन लोग हैं, ऊड यार इनको ज़्यादातर एनर्जी में यूज़ करते हैं। मतलब जो ऊड का एनर्जी है, जो ऊड सोर्स को ज़्यादातर विलेज पीपल और अर्बन पुअर पीपल यूज़ करते हैं आज देयर मोस्ट ऑफ एनर्जी सोर्स। किसके लिए यूज़ करते हैं? वो उसको खाना बनाने के लिए, मतलब कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और हीटिंग के लिए, अपने आप को गर्माहट करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए जो गांव के लोग हैं
उनके पास तो ज़्यादा मॉडर्न अप्रोच चीज़ें नहीं है, मॉडर्न सोर्स नहीं, तो इसलिए वो ट्रेडिशनल चीज़ों को यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। वो क्या करते हैं यार, वुड से, लकड़ी की काठी से, लकड़ियों से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं अपना, और वो लकड़ी से वो हीट जनरेट करते हैं और खाना बनाते हैं। मतलब यार वुड से वो अपना मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स को फुलफिल करते हैं, अपने एनर्जी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। मतलब वो खाना बनाने के लिए और हीटिंग को यूज़ करने के लिए ज़्यादातर जो एनर्जी है वो वुड से लाते हैं, और वुड जो है एक ट्रेडिशनल अप्रोच है सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो सिंपल से याद रखना है आपको, जो वुड है वो यार गांव के लोग यूज़ करते हैं और अर्बन पुअर लोग यूज़ करते हैं, और उसमें से वो ज़्यादातर अपने मोस्ट ऑफ द एनर्जी को रिकवर करते हैं खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए। भाई ये वुड आता कहाँ से है, देखिए ये जो लकड़ी की काठियाँ हैं, ये लकड़ी है, ये कहाँ से आता है, ये भाई ट्रीज से आता है, पेड़ों से आता है और फॉरेस्ट से आता है। मतलब जो गांव के आसपास, जो नेबरहुड में जो आसपास जो ट्रीज हैं या फिर जो आसपास में जो जंगल है, वहाँ से वो ये वुड को कलेक्ट करते हैं। और ये जो वुड है ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है, मतलब ये फिर से जनरेट हो सकता है, और ये नेचर में पहले से ही और नेचर से ऑब्टेन्ड हुआ है, इसलिए ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। बट इट मे बी बिकम स्कार, क्या कहा है भाई, जो जंगल के पेड़ को अगर हम हर वक्त काटते जाएंगे तो यार स्केर्स बन जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। कहा जा रहा है यार ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। रिन्यूएबल मतलब ये जो वुड है ये अनलिमिटेड है हमारे नेचर के अंदर, और ये नेचर से ऑब्टेन है, मतलब ये एक अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। और नेचुरल रिसोर्स मतलब ये नेचर से ऑब्टेन हुआ है, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब यार एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, इसका मतलब अनलिमिटेड प्रेजेंट है हमारे नेचर के अंदर और नेचर से ऑब्टेन हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको, ये अनलिमिटेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लगातार यूज़ करते जाओगे। अगर आप इसका लगातार यूज़ करते जाओगे तो यार ये स्कैर्स बन जाएगा, या मतलब यार ये ख़त्म हो जाएगा। इफ़ यूज्ड अप फास्टर देन इट कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, क्या होगा, आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करो, मतलब आपका अगर आज एक दिन से काम चलता, आपने मान लो 5 ले लिया, मान लो एक गांव के अंदर 5 लोग हैं और उनको एक एक लकड़ी चाहिए, तो उनको 5 चाहिए, तो इस प्रकार से अगर चलेगा तो चलता है। क्या मैंने कहा एक बार फिर से, एक गांव के अंदर 5 लोग हैं और इन 5 लोगों को यार एक लकड़ी से इनका काम बन जाता है, मतलब एक वुड से इनका काम बन जाएगा, मतलब इनको 5 लकड़ियाँ चाहिए, मतलब 5 वुड चाहिए। बट ये क्या कर रहे हैं यार, हर एक व्यक्ति यार 5 वुड लेके जा रहा है, तो इसका मतलब 5 लोग हैं और 5 वुड लेके जाते हैं, यानी 25 वुड्स वो लेके जा रहे हैं जंगलों से। तो इसका मतलब जितनी जल्दी वो ख़त्म होना चाहिए उससे ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा नेचर के अंदर, वही चीज़ें लिखी है यार। ये ख़त्म हो जाए, इट मे बी बिकम स्कार्स, यार बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसको बहुत जल्दी यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब ये रिप्लेनिश्ड हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा नेचर से। आपको एक चीज़ को यार रिन्यूड होने के लिए, फिर से बनने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। अगर आप उसको फिर से बनने ही समय नहीं दोगे और उसको लगातार यूज़ करते जाओगे, है नहीं भाई, अगर आप वुड का यूज़ कर रहे हो और उसको थोड़ा सा समय नहीं दे रहे हो, मान लो आपने जिस पेड़ से लकड़ी काटा है और उस पेड़ को आप थोड़ा सा और समय नहीं दे रहे हो कि उससे और थोड़े से उसके ब्रांचेस बढ़े, और फिर आप लगातार ही उसको यूज़ करते जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, वो उस पेड़ से या फिर उस जंगल से वो वुड ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उस जगह को नेचर के द्वारा फिर से रिन्यूड करने नहीं दोगे तो क्या होगा, इसका मतलब कि फिर से रिन्यूड हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसको एक समय देना पड़ता है, हर एक चीज़ को समय चाहिए थोड़ा सा रिन्यूड होने के लिए। अगर आप नहीं दोगे तो इसका मतलब वो यार बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब चीज़ें अनलिमिटेड है कि नहीं, तो चीज़ें अनलिमिटेड तो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको फिर से बनना पड़ता है, थोड़ा सा समय लगता है रिन्यूड होने के लिए, और वो समय उसको चाहिए और उसको देना पड़ेगा, और बहुत लोग उसको नहीं देते हैं, तो इसलिए क्या होता है, वो स्कैरसिटी हो जाती है। ठीक, वुड इज नॉट ए क्लीन, क्या मैंने कहा, वुड इज नॉट ए क्लीन फ्यूल आज इट बर्निंग इज कॉज एयर पोल्यूशन। भाई जो वुड है ये एक क्लीन फ्यूल नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर आप वुड से एनर्जी जनरेट करोगे तो वो जो एनर्जी, मतलब जो धुआं निकलेगा ना, वो धुआं हमारे एयर के लिए ख़राब है, और वो क्रिएट करेगा एयर पोल्यूशन। वो क्या क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेगा एयर पोल्यूशन। ये चीज़ें थी वुड के बारे में, ये चीज़ें थी वुड के बारे में। आगे बढ़ते हैं मेरे यहाँ, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। सेकेंड बात करते हैं कन्वेक्शनल सोर्स, जो कि मिनरल फ्यूल्स। देखिए यार मिनरल फ्यूल्स के अंदर क्या आते हैं, मिनरल फ्यूल्स हमारे कोल हैं, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है।
क्या है, जो मिनरल फ्यूल्स वो हमारे कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, और इन्हीं को ही हम कहते हैं फोसिल फ्यूल्स। हम इनको फोसिल फ्यूल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ये डिराइव होते हैं फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल और प्लांट्स के जो रिमेन्स मतलब जो वेस्ट होते हैं उनसे ये डिराइव होते हैं। कौन? कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, जो कि हम मिनरल फ्यूल्स है, और जो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इनको फोसिल फ्यूल कहते हैं। हम मिनरल फ्यूल्स जो कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, इसको हम मिनरल फ्यूल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यार ये डिराइव्ड है, ये क्योंकि यार ये प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट से जनरेट हुए हैं इसीलिए। कंपेयर टू वुड, अगर वुड के साथ इनका कंपैरिजन किया जाए तो जो फोसिल फ्यूल है इनके हायर हीट जनरेट कैपेसिटी पर यूनिट मतलब ऑफ वेट है। मतलब वुड को जलाओगे उससे ज़्यादा, उसकी जितनी ज़्यादा हीटिंग कैपेसिटी है, हीट जनरेट करने की कैपेसिटी, गर्माहट जनरेट करने की कैपेसिटी है, उससे कई ज़्यादा एक फॉसिल फ्यूल का हीट जनरेट करने की कैपेसिटी है। क्या मैंने कहा, अगर आप वुड को जला रहे हो और मान लो वो x गुना हीट जनरेट कर रहा है, x अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहा है, तो वहीं अगर उसी सेम अमाउंट के काम के लिए फॉसिल फ्यूल्स अगर एनर्जी जनरेट करोगे वो कहीं ना कहीं 2x या 3x अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा इस वुड से। वही चीज़ लिखी है, अगर आप वुड से कंपेयर करोगे तो जो फॉसिल फ्यूल है उसके बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करने कैपेसिटी है पर यूनिट मतलब ऑफ द वेट, बट दे आर नॉन रिन्यूएबल। ये जो हमारे मिनरल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये वुड की तरह रिन्यूएबल नहीं है, मतलब ये वुड की तरह अनलिमिटेड नहीं है, दे आर लिमिटेड। ये जो मिनरल फ्यूल्स है ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब कि यार ये लिमिटेड है और ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इन्हें लगातार यूज़ करते जाएं। बिसाइड्स आज इन केस ऑफ वुड बर्निंग फॉसिल फ्यूल कॉज एयर पोल्यूशन। आप जिस प्रकार से वुड को जला रहे थे, उससे एनर्जी जनरेट कर रहे थे, उससे भी एयर पोल्यूशन हो रहा था, और मिनरल फ्यूल्स को अगर जलाओगे उससे भी जो धुआं निकला है उससे भी यार एयर पोल्यूशन ही होगा। ठीक, अब बात करते हैं कोयले के बारे में, कोल के बारे में। किसके बारे में यार? कोल के बारे में यूज़ करते हैं। कोल was formed over million of years from the remains of plants and growing in marshes। जो प्लांट्स के रिमेन हैं और मतलब प्लांट के जो वेस्ट हैं और जो मार्शेस के ग्रोइंग्स हैं उनसे क्या होता है, हमारा कोल बनता है। मतलब हमारे धरती के अंदर इतना कोल प्रेजेंट है, मान लो वो कोल ख़त्म हो गया, क्या ये कोल फिर से बन सकता है यार? हाँ, फिर से बन सकता है, बट उसको फिर से बनने में कई मिलियन साल लग जाएंगे, कई मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे फिर से उसको जनरेट होने के लिए। ठीक है, तो यार ये जो हमारा कोल है इसको बनने में बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं और ये बनता है प्लांट्स के रिमेन्स से, मतलब प्लांट के वेस्ट से और जो ग्रोइंग मार्शेस से। द रिमेन्स सैग अंडर ए वाटर एंड द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन लो ऑक्सीजन अंडर वाटर अमाउंट इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ फ्री कार्बन इन देम। क्या कहा गया यार सर? यहाँ कहा गया है कि पहले हम क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स के रिमेन्स है, ये जो प्लांट्स के रिमेन्स हैं, ये एक टैंक है, मान लो एक टैंक है, और इस टैंक के अंदर क्या क्या आता है, या फिर ऐसा मत समझो, मान लो एक क्या है, हम क्या करते हैं इन्हीं जो रिमेन्स है प्लांट्स के रिमेन्स को इसके और क्या करते हैं, इनको वाटर के एक टैंक के अंदर वाटर में डाल देते हैं, वाटर के अंदर टैंक के अंदर वाटर फुल है उसके अंदर इन रिमेन्स को डालते हैं और वहाँ पर हम फिर उसके ऊपर बैक्टीरियाज डालते हैं। फिर बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वो जो बैक्टीरियाज है वहाँ पर लो ऑक्सीजन अंडर वाटर में प्रेजेंट है, मतलब वाटर के अंदर इतना ऑक्सीजन तो नहीं होता है, तो लो ऑक्सीजन हो जाएगा अंडर वाटर, तो वो क्या करेंगे उसके चारों वातावरण में क्या करेंगे, फ्री कार्बन जनरेट कर देंगे, उसके उस एनवायरनमेंट में वो क्या करेंगे, फ्री कार्बन का अमाउंट बहुत बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। As the अर्थ मूवमेंट बुरीड द रिमेन्स डीपर अंडरग्राउंड, और जैसे जैसे अर्थ का मूवमेंट बहुत धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगेगा तो इससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और हीट बढ़ेगा, और जिससे क्या होगा वो एक कोल बना देंगे। बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको टैंक का एग्जाम्पल इसलिए देखो आपको यार फिगर आउट हो सके, बट बेसिकली ये टैंक के अंदर नहीं होता है, ये अंडरग्राउंड वाटर में ये प्रोसेस चलता है। मतलब यार इसको यार फिगर बनाने के लिए समझना पड़ेगा, ये वैसे आप समझ नहीं सकते। यहाँ आ जाइए,
देखो यार ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली एक नेचुरली किया जाता है इसको, बट यार मैं आपको इसको एक वाइड एंगल देने के लिए इसका मैं टैंक की मदद से आपको बताऊंगा। बट हालांकि ये टैंक के अंदर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बेसिकली ये टैंक के अंदर नहीं होता है, बट मैं आपको एग्जांपल इसलिए दूंगा टैंक का क्योंकि यार आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बेसिकली ये अंडर वाटर के अंदर होता है, अंडरग्राउंड के अंदर होता है, जो वाटर होता है वहाँ पर होता है। बट टैंक का एग्जाम्पल इसलिए दिया जाएगा क्योंकि यार जैसे कि आपको ये क्लियर रहे, जैसे कि ये चीज़ जो आपको है क्लियर रहे यार, याद रहे कैसे प्रोसेस आपको यार देखिए, ये टैंक की बात हो या फिर अंडरग्राउंड की बात हो, यहाँ पर यार आपको प्रोसेस याद रखना है कैसे होता है। तो मान लो यार ये आपका अंडरग्राउंड है मान लेते हैं, या फिर टैंक ही मान लो, नहीं अंडरग्राउंड मानते हैं, ठीक है। तो ये मान लो आपकी अर्थ की ज़मीन है, ये अर्थ का सरफेस है ES, और ये आपका क्या है अंडरग्राउंड है। और अंडरग्राउंड के अंदर यहाँ पर बहुत सारे पानी है मेरे यार, क्या है मेरे, ये वाटर है, क्या है वाटर है। तो ये अर्थ का सरफेस है, और ये मान लो हमारा अंडरग्राउंड की जो ज़मीन है, ये सारे हमारे अंडरग्राउंड की ज़मीन है, और यहाँ पर क्या है वाटर है, यहाँ पर क्या है वाटर्स। आप यार ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को, या फिर अगर आपको ये राइट एंगल चाहिए थोड़ा सा, मतलब अगर आप अंडरग्राउंड से बहुत बड़े समझ नहीं पाएंगे, अभी बहुत चीज़ें डाउट निकला, इसलिए मैं आपको कहता हूँ यार टैंक से ही समझ लो। तो टैंक से ही समझ लेते ईजी रहेगा यार। क्या होता है ना, एक वाइड एंगल आपको चाहिए, बट हालांकि चीज़ सब चीज़ अंडरग्राउंड में होता है और एक नेचुरली होता है, बट आप इसको एक टैंक समझ लो। मान लो ये हमारा टैंक है, ये हमारा टैंक है मान लो, मतलब अगर नेचुरल देखा जाए तो मान लो ये अंडरग्राउंड की लास्ट ज़मीन है, और इस टैंक के ऊपर क्या है, मान लो ये अर्थ का सरफेस है, मान लो उसका ऊपर ही कवर है। तो क्या होता है बेसिकली इस यहाँ पर मान लो वाटर है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है, वाटर है। क्या होता है जो वो प्लांट के वेस्ट होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। क्या होता है जो प्लांट के वेस्ट होते हैं, जो प्लांट के वेस्ट होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, सैक्स हो जाते हैं, मतलब यहाँ आ जाते हैं। बेसिकली क्या आ जाता है, जो प्लांट्स के रिमेन्स हो गए या फिर जो मार्शेस ग्रोइंग हो गए वो यहाँ आ जाते हैं। बेसिकली इस पानी के अंदर आ जाते हैं, इस वाटर के अंदर आते हैं, और इस वाटर के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। मैंने कहने का तात्पर्य क्या है, क्या जो प्लांट, ये जो अंडरग्राउंड की ज़मीन है, मान लो जो टैंक का लास्ट वो अंडरग्राउंड है, उसके ऊपर पानी है, और वहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो प्लांट के वेस्ट हो गए, मतलब रिमेन्स हो गए, और जो ग्रोइंग मार्शेस के जो रिमेन्स है या फिर बॉडीज़ जो है वेस्ट है वो यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज थे। अगर कोई चीज़ अंडरग्राउंड हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बैक्टीरियाज हैं, तो यार बैक्टीरियाज क्या करते हैं, यहाँ पर जो बैक्टीरियाज है, मान लो छोटे 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 जो बैक्टीरियाज, ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये बैक्टीरियाज बेसिकली देखिए, बैक्टीरियाज क्या करेंगे, बैक्टीरियाज यहाँ जो अंदर है इस वाटर के अंदर, यहाँ पर जो बैक्टीरियाज हैं यार, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इनको जो ऑक्सीजन है, मतलब जो ऑक्सीजन का अमाउंट है इनके पास बहुत लो है। अगर आप पानी के नीचे, मान लो आप किसी पानी के अंदर हो, आप पानी के सरफेस में तैर रहे हो, तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा जब तक, देखिए पानी के ऊपर आप जब हो, आपका सिर ऊपर है, तो यार आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। जैसे जैसे अपने सिर को पानी के अंदर लेके जाओगे, आप पानी के धीरे धीरे और अंदर, धीरे धीरे अंदर अंदर जाते जाओगे, क्या आपको ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब क्या है सर, कि ये भाई पानी है, ये पानी का लेयर है, और आप यहाँ हो, तो आपका जो ये जो पोर्शन ये बाहर है, तो इसका मतलब आपको ऑक्सीजन मिलेगा। अगर आप यहाँ हो तो तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। अगर मान लो आप यहाँ हो तो ऑक्सीजन थोड़ा सा कम जाए, क्योंकि आप पानी के अंदर चले गए। अब मान लो पानी के और अंदर आप चले गए तो ऑक्सीजन और कम जाएगा। आप पानी के यहाँ आ गए, मतलब ये आपका ऊपर, इसके ऊपर जाओ तो पानी के बाहर निकल जाओगे, बट आप पानी के अंदर और आ गए तो यहाँ ऑक्सीजन और कम जाएगा। और पानी के अंदर जाओगे, आप जितने पानी के अंदर अंदर चले जाओगे तो उतना ही ऑक्सीजन खत्म होते जाएगा, मतलब अमाउंट लो होते जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है। तो ये जो बैक्टीरियाज वाटर के इस बहुत अंदर तक है, तो इसका मतलब उनको इतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जितने ऑक्सीजन इन बैक्टीरियाज को मिला, या फिर सरफेस में जितने हैं। तो इसलिए क्या होता है, उनको ऑक्सीजन ना मिलने के कारण तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरियाज हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसके कारण एक अमाउंट ऑफ कार्बन, जो अमाउंट है कार्बन का,
वो इंक्रीज कर जाता है इस एरिया के अंदर, इस पोर्शन के अंदर मेरे यार। इस पोर्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ कार्बन है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, देखो फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो अर्थ का मूवमेंट है वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड डीपर चला जाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे और अंदर तक जाएगा, और अंदर तक जाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे और अंदर तक जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो अर्थ की अंदर तक चीज़ें हैं, मतलब अर्थ के और नीचे नीचे जाएगा और अंडरग्राउंड में जाएगा। बुरीड अंडर अर्थ मतलब अर्थ के अंडरग्राउंड और नीचे नीचे जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हीट और प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा अर्थ के सरफेस के अंदर। और जो हीट और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो चीज़ फटेगा, मतलब बूस्ट होगा, वो जो बूस्ट होगा क्या निकलेगा, बूस्ट होगा कोल निकलेगा। ठीक, तो ये बेसिकल चीज़ थी, प्रोसेस था बेसिकली, यही बेसिकली आपका प्रोसेस था मेरे यार। तो यार आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाइए। तो हो गया, तो क्या निकलता है, कोल निकलता है। अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग द थर्मल पावर, द कोल इज यूज्ड इन सेवरल इंडस्ट्रीज। यार हम इसको थर्मल पावर में थर्मल पावर को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्मल पावर मतलब हीट पावर को जनरेट करने के लिए हम कोल को यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी हम कोल को बहुत से सेवरल इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। बेसिकली हम कोल को यूज़ करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर यार। देखिए ये तो चैप्टर ये बहुत याद करने वाला है, ठीक है। तो यार कॉन्सेप्ट तो जो है मैं आपको फिगर बना के समझा रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको समझाया रहा है फिगर बना के। जो चीज़ याद रखना तो याद रखना पड़ेगा यार, ठीक। तो यार हम इसको वाइडरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल के लिए। अब बात करते हैं यार वर्ल्ड की लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है कोल के, जो है चाइना, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी। ये ऐसे देश है जो कि वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करते हैं, उसमें ये लीड है बेसिकली, बहुत आगे है। देखिए इंडिया के अंदर जो मेजर कोल बियरिंग स्टेट्स, मतलब ऐसे स्टेट्स जो कि वहाँ पर ज़्यादा कोयला मिलता है, वो है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। अब कुछ बेसिकली बात करते उन एरियाज़ के बारे में जहाँ पर मेजर कोल्ड फील्ड है, मतलब कोयले की ज़मीन है। बेसिकली मेजर एरियाज़ इंडिया के जहाँ पर बेसिकली कोल फील्ड है, मतलब कोयले की ज़मीन है। देखिए झारिया और बकारो झारखंड में, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, सिलगौरी मध्य प्रदेश के अंदर, तालचेर उड़ीसा के अंदर। ये कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर मेजर कोल्ड फील्ड्स है, मेजर कोल्ड फील्ड्स है। अब बात करते हैं यार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में। देखिए जो पेट्रोलियम ये फॉर्म्ड होता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द सिंपल मराइन ऑर्गेनिज्म, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, डिपोजिट इन शैलो डिप्रेशन ऑफ सी बेड एंड कवर्ड बाय द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स and over the million of years while the sediments harden into million of years while the sediment सर ये दो बार हो गया मेरे यार ये दो बार हो गया। ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स while the sediment harden, ये दो बार हो गया। इसको काट दो, इसको भी बेसिकल काटो, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स यहाँ से काट दो, ऐसे कर दो भाई, ठीक है। तो ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स while the sediments harden into rocks, the trapped remains decaying in the limited supply of oxygen were liquefied। तो यार इसको समझते हैं यार। तो यार एक एक लाइन को पढ़ते हैं और एक एक लाइन को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये बेसिकली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आपको समुद्र के अंदर मिलते हैं, सी बेड के अंदर मिलते हैं, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये मान लो सी बेड है, मतलब समुद्र का अंदर वाला एरिया है, सी बेड है। और इसके अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं।
और सेडिमेंट्स मान लो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स है। सेडिमेंट्स मतलब सेडिमेंटरी रॉक्स के जो लेयर्स है उनको सेडिमेंट्स कहा गया है बेसिकली। तो क्या होता है इन सी बेड्स के अंदर जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो मतलब जो सेडिमेंटरी लेयर्स के जो रॉक्स हैं उनके लेयर्स को बेसिकली सेडिमेंट कहा गया है। और उसके ही जो लेयर्स होते हैं, द लेयर ऑफ सेडिमेंट का मतलब जो लेयर है सेडिमेंटरी रॉक्स के, उसके बहुत सारे लेयर्स है सी बेड के अंदर। देखिए सी के अंदर तो बहुत सारे एनिमल्स होंगे, प्लांट एनिमल्स होंगे और प्लांट और एनिमल्स होंगे, दोनों ही होंगे, प्लांट्स भी होंगे एनिमल्स भी होंगे। तो ये जो सी बेड है, समुद्र के अंदर बहुत से प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। यार इनके भी कुछ वेस्ट निकलते होंगे, तो उन्हीं का ही यूज़ किया आता है, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स का बेसिकली जो रिमेन्स को यूज़ किया आता है। और क्या होता है ये जो प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट है, ये इसी सी बेड के अंदर क्या होता है, सी बेड के अंदर क्या होता है, बहुत धीरे धीरे मान लो कोई वेस्ट है प्लांट्स और एनिमल को, धीरे धीरे क्या होता है यहाँ नीचे ग्राउंड में आके डिपॉजिट हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है, फिर ये जो डिपॉजिट हुआ है यहाँ पर, ये जो डिपॉजिट यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट का वेस्ट हुआ है, ये धीरे धीरे बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, हार्डन हो जाता है। और हार्डन होता है पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है मेरे यार, ठीक, पत्थर की तरह हार्ड होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि ये अगर सी बेड है मतलब समुद्र के अंदर है, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत कम अमाउंट के ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन बहुत कम लिक्विफाइड हो रहे होंगे। तो इतनी सी बात हो गई यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ आ गई कि अब क्या है भाई, और यहाँ पर भी बैक्टीरिया का एक्शन होता है जिसके कारण हीट और प्रेशर बढ़ते रहते हैं। जैसे कि अर्थ के और नीचे जाएंगे तो हीट और प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो हीट और प्रेशर जैसे ही बढ़ते जाएगा, ये जो पेट्रोलियम मूव्स थ्रू द पोर्स इन रॉक्स एंड कलेक्टेड इन डिप्रेशन बिलो द लेयर्स ऑफ इम्परेबल नॉन पोरस रॉक्स and thus the underground reserves of the petroleum were formed. Usually such reserves have natural gas trapped in the upper above of the oil, and natural gas consists chiefly of methane gas. क्या बोल रहे हैं अब आ जाए, देखो एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक चीज कर रहे हैं हम। यहाँ देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ये सी का बेड था, ये सी बेड है मतलब समुद्र का अंदर है। समुद्र के अंदर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, क्लियर है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। यार प्लांट्स और एनिमल से कुछ वेस्ट है, मतलब प्लांट्स और एनिमल कुछ रिमेन्स है, वो रिमेन्स क्या होगा धीरे धीरे, वो जो मान लो कोई वो चीज़ है जो प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट है, वो हुआ प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट। वो क्या होगा, जैसे हम पता है कि अगर कोई चीज़ है, अगर हम उसको पानी के अंदर भेजते तो पानी के यहाँ आ जाता है, पूरे डिपॉजिट के अंदर, पूरे लास्ट पार्ट के अंदर आ जाता है। तो जो प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट हैं और जो उनके रिमेन्स हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे, इन जो लेयर्स, इन जो सेडिमेंटरी रॉक्स के जो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, इनको पास करके कहीं ना कहीं लास्ट लेयर में आ जाएंगे। और यहाँ पर कई साल रहने के बाद वो धीरे धीरे पत्थर की तरह हार्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए क्या है, इन एरियाज़ के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है, तो यहाँ पर यार ऐसे बैक्टीरियाज का राज होगा जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में रहते होंगे। तो वो बैक्टीरियाज इनके ऊपर क्या दिखाएंगे, अपना रूप दिखाएंगे इन रिमेन्स के ऊपर, जो कि रॉक्स की तरह हो चुके, बहुत पत्थर की तरह हार्डन हो चुके हैं, बहुत मिलियन ऑफ ईयर साल लेके। क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अब ये जो बैक्टीरियाज क्या करेंगे, वो देखो। अब ये जो बैक्टीरियाज क्या करेंगे, वहाँ पर हीट और प्रेशर को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। क्लियर। फिर जो पेट्रोलियम है, इट मूव्ड थ्रू द पोर्स इन रॉक, ये जो रॉक्स थे ना, जो हार्ड, जो प्लांट एनिमल के वेस्ट थे, वो जो पत्थर बन गए थे, उनके अंदर बहुत से पोर्स होंगे, उस पोर से मूव करेगा हमारा पेट्रोलियम। और ये जो पेट्रोलियम है, ये हमारे अर्थ के बहुत लास्ट में जाके मिलता है, मतलब बहुत बुरीड होता है, बहुत मतलब अंडरग्राउंड के अंदर होता है पेट्रोलियम बेसिकली। ठीक है, ये जो अंडरग्राउंड रिजॉर्व्स ऐसे ही बनते हैं, ये जो ग्रेट कलेक्टेड इन द डिप्रेशन बिलो द लेयर्स ऑफ द नॉन पोरस रॉक, मतलब इनपेरेबल रॉक्स।
उनके डिप्रेशन से इसको बनाया जाता है। और ऐसे ही हमको अंडरग्राउंड पेट्रोलियम के रिजर्व्स बनते हैं। और जो नेचुरल गैस के रिजर्व्स होते हैं वो बेसिकली ऑयल स्पेस के थोड़े से ऊपर होते हैं। एंड नेचुरल गैस में क्या होता है भाई, मीथेन गैस होता है। इस चीज़ को यार आपको बहुत बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो यार इसको मैं फ्रेश से आपको समझाता हूँ, फ्रेश। तो यार इस चीज़ को आप फ्रेश से समझो, एक बार फ्रेशली समझो, फ्रेशली। आ जाइए यार, ये मान लो सी बेड है, ये मान लो मेरे यार सी बेड है, आपका समुद्र है। और समुद्र के अंदर बहुत से सेडिमेंटरी रॉक्स के लेयर है। मान लो मैं 3 लेयर्स बनाता हूँ, ये कुछ लेयर्स है इस प्रकार से। भाई ये लेयर्स दिखते नहीं है, इमेजिनरी में लेयर्स बना ही दे रहा हूँ आपके लिए। कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स, ये एनिमल्स। यार इनके कुछ वेस्ट निकलेंगे कि नहीं, कुछ वेस्ट निकलेंगे नहीं? हाँ भाई निकलेंगे सर। तो इनको ही हम कह देते हैं, इनके प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स, इनके वेस्ट को ही हम यार प्यार से प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स कहते हैं। तो भाई रिमेन्स तो एक हार्ड सब्सटेंस, तो क्या होगा, धीरे धीरे जाके ये जो प्लांट्स और एनिमल के जो वेस्ट होगा ये ऊपर ना जाकर, ऊपर ना लेयर्स के जाकर ये नीचे चलेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ आ जाएंगे, इन एरियाज़ के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट यहाँ आ जाएंगे, वह रिमेन्स आ जाएंगे। और यहाँ पर कई साल रहने का, यहाँ पर वो बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स रहेंगे, बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स रहेंगे और धीरे धीरे हार्डन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो जाएंगे रॉक्स की तरह। और इन एरियाज़ के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम रहता है, जिसके कारण यहाँ पर ऐसे बैक्टीरियाज का राज होगा जिनको कम क्या चाहिए, कम ऑक्सीजन चाहिए। तो ये धीरे धीरे और अंदर जाएंगे भाई, और भी गहरा होगा, और भी गहरा होगा, और भी अंदर जाएंगे। और जिसके कारण क्या होगा, हीट और प्रेशर क्रिएट होगा। और जिसके कारण ये जो रॉक्स के अंदर कुछ, ये जो रॉक्स हार्डन रॉक्स, इनके अंदर कुछ पोर्स होगा। और इन्हीं पोर्स, ये जो रॉक्स है ये सी बेड के अंदर, मतलब जो सी है समुद्र, उसके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर मिलेंगे। और इन रॉक्स के अंदर कुछ पोर्स होते हैं और इन्हीं पोर्स से क्या होते हैं, पेट्रोलियम पास होता है। और ये जो रॉक्स बेसिकली नॉन पोरोस रॉक होते हैं, बेसिकली इनपेबल रॉक्स होते हैं, इतने भी हार्ड नहीं होते, कुछ इनके अंदर पोर्स होता है, डॉट होता है, बेसिकली छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं छेद से जो पेट्रोलियम क्या होता है निकलता है। और इसी प्रकार से क्या होता है, जो अंडरग्राउंड के ओजी यूजी मतलब अंडरग्राउंड के अंदर आपको पेट्रोलियम, पीआर मतलब पेट्रोलियम के रिजर्व्स मिलते हैं बेसिकली। और इन्हीं पोर्स से बेसिकली मिलते हैं, बहुत से ऐसे पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स से इन जो हार्डन रॉक्स के जो पोर्स हैं, मतलब नॉन पोरस रॉक कहते हैं, इम्प्रेबल रॉक्स कहते हैं। और इन्हीं रॉक्स से क्या होता है मेरे यहाँ, पेट्रोलियम्स निकलते हैं। और इसलिए पेट्रोलियम के जो रिजर्वर्स होते हैं बहुत अंडरग्राउंड के होते हैं। एक और चीज़ यहाँ कही गई नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस के बारे में ये कहा गया है यार कि जो यार नेचुरल गैस होते हैं वो बेसिकली वहाँ मिलते हैं, अगर आप पानी के अंदर, समुद्र के अंदर ऑयल को डालोगे, ऑयल जिस लेवल के अंदर तैरेगा, कहा था ना भाई, अगर आप पहले वाटर को फेंकोगे तो वाटर मान लो इस लेवल में तैरता है, या फिर आपने एक लकड़ी को फेंका जो कि यहाँ पर तैरता है, या फिर पत्थर फेंका यहाँ तैरता है, इस प्रकार से कुछ चीज़ होती है नहीं, मतलब एक लेवल होता है, मतलब उसके नीचे वो चीज़ नहीं जाएगा, उसके नीचे वो चीज़ नहीं जाएगा, वो वहीं पर तैरेगा। तो उसी प्रकार से जो ऑयल का, मान लो कोई ऑयल है, जो ऑयल जिस आपने पानी के अंदर अगर ऑयल को धक्का दे दिया, मतलब डाल दिया, वो कुछ पॉइंट ऑफ लेयर में तैरेगा, तो उसी लेयर के आसपास ही आपको नेचुरल गैस मिल जाएंगे। और नेचुरल गैस बेसिकली मीथेन गैस के अंदर, उनके अंदर ज़्यादा मीथेन गैस कॉन्सिस्ट रहता है। तो ये चीज़ थी मेरे यार, यही चीज़ पूरी यहाँ लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक। इनके भी बहुत सारे एडवांटेज है कोल के ऊपर, कोल के से बहुत एडवांटेज है, इसके भी है। इनको हम बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कैसे यार, लॉन्ग डिस्टेंस
पाइपलाइन की मदद से। पाइपलाइन की मदद से हम इनको एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इनका जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, इसका जो हीटिंग कैपेसिटी, हीट जनरेट की कैपेसिटी ऑफ वेट, ये कोल से बहुत ज़्यादा है। देखिए, कोल का वुड से बहुत ज़्यादा था हीटिंग कैपेसिटी, और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का कोल से बहुत ज़्यादा क्या है, हीटिंग जनरेट कैपेसिटी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का कोल से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट की कैपेसिटी है। ड्यूरिंग दी पावर जनरेशन के जब हम पावर को जनरेट करते हैं, तो इस समय जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को अगर हम यूज़ करेंगे पावर जनरेशन के लिए, तो उस समय क्या होगा, इसका बहुत कम वेस्टेज होगा। मतलब 100% अगर हमने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को यूज़ किया है पावर जनरेट के लिए, तो 99.99% ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस उसमें यूज़ हो जाएगा। बहुत लिटिल वेटेज रहेगा, बहुत कम शॉर्टेज रहेगा बेसिकली। और ये कोल से बहुत कम पॉल्यूशन करते हैं मेरे यार। अपार्ट फ्रॉम पावर जनरेशन, पावर जनरेट मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और भी बहुत जगह पर हमें पावर चाहिए वहाँ उसको जनरेट कर सकते हैं बेसिकली। पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस के पावर जनरेशन के अलावा बहुत सारे सेवरल अदर यूज हैं। इसको हम एज ए रॉ मटेरियल सॉल्व कर सकते हैं फर्टिलाइज़र और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। देखिए, जो रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम से, देखिए पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से हम बहुत डिफरेंट पर्पस बना सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आप पेट्रोलियम को रिफाइन करो, रिफाइनिंग बेसिकली प्रोसेस होता है, और इसलिए बहुत सारे रिफाइनरी भी होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम का, और हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करके उसको डिफरेंट पर्पस उससे बना सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, केरोसिन। यानी पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ये पेट्रोलियम को रिफाइन करके ही बनते हैं मेरे यार। ठीक है, पेट्रोल को रिफाइन करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। देखिए, पेट्रोल डीजल तो हम आज की तरह अपने फ्यूल डालते हैं ना, अपने ऑटोमोबाइल्स गाड़ी के अंदर तेल जो डालते हैं, पेट्रोल और डीजल डालते हैं। अनदर प्रोडक्ट है अस्पाल्ट, इसको भी हम यूज़ करते हैं, ये भी पेट्रोलियम से ही आता है। इसको हम यूज़ करते हैं रोड सरफेसिंग के लिए और वाटर प्रूफिंग के लिए। देखिए, जो नेचुरल गैस को हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह, हम इस नेचुरल गैस को कन्वर्ट करते हैं आज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसी नेचुरल गैस को हम कन्वर्ट करते हैं सीएनजी में, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, देखिए एलपीजी को हम यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर खाना बनाने के लिए, जो हम खाना बनाने के जिसको यूज़ करते हैं ना एलपीजी, इंडिया ने जो आपके घर में जो सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर क्या है, वो एलपीजी सिलेंडर है, उसके अंदर एलपीजी को डाला गया है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है मेरे यहाँ, उसको हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के। जो सिलेंडर आपके घर में, आपका जो स्टोव है उसके नीचे जो सिलेंडर रखा है, वो सिलेंडर बेसिकली एलपीजी सिलेंडर है, उसकी मदद से हम खाना बनाते हैं। उसके अंदर क्या है, वो एलपीजी है बेसिकली, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो कि नेचुरल गैस से कन्वर्ट होकर बना है। स्पेशली सिटीज़ के अंदर एलपीजी सिलेंडर्स हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। देखिए, सीएनजी हम यूज़ करते हैं बेसिकली वैन्स के लिए, जो व्हीकल्स बेसिकली आपने सुना होगा ओमिनी वैन जो मारुति सुजुकी का है, वो बेसिकली सीएनजी उसके अंदर लगा होता है, बेसिकली उसे सीएनजी से चलता है। सीएनजी एक फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं बहुत सारे गाड़ी के अंदर, और सीएनजी इज़ ए क्लीनर फ्यूल दैन पेट्रोल एंड डीजल। ये जो सीएनजी है वो एक बहुत ज़्यादा क्लीनर फ्यूल है पेट्रोल और डीजल की मदद। देखिए, पेट्रोल और डीजल तो क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, बट सीएनजी जो है, जो पेट्रोल और डीजल से बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है। मतलब पेट्रोल और डीजल से बहुत ज़्यादा अच्छा सीएनजी, क्योंकि वो बहुत कम पॉल्यूशन जनरेट करता है। ठीक है, देखिए, जो कंट्रीज़ है पर्शियन गल्फ के चारों ओर, वो एक साथ इस पेट्रोलियम के प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स हैं। एंड ज़्यादातर जो पेट्रोलियम वो कहीं प्रोड्यूस होता है पर्शियन गोल्फ के आसपास। कहाँ पर, पर्शियन गोल्फ के आसपास जो कंट्रीज़ है, इसको मिलकर एक साथ वो इसके क्या है, इसके भाई साहब वो प्रिंसिपल प्रोड्यूसर है। जो सऊदी अरेबिया है उनमें से, इन जो पर्शियन गल्फ के चारों जो कंट्री, उनमें से जो सऊदी अरेबिया है वो लीडर है पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने का, और ईरान भी है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, कुवैत, इराक, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। अगर हम उस जगह से अदर पार्ट्स पर, मतलब अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं पर्शियन गल्फ के अलावा वर्ल्ड के अंदर कौन से देश इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं, वो है रशिया, यूएसए, चाइना, मेक्सिको,
कनाडा, वेनेजुएला, नॉर्वे, नाइजीरिया, ब्राज़ील, अल्जीरिया। कौन से देश मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के? वो है रशिया, यूएसए, कनाडा और यूके और नॉर्वे। देखिए 3 मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर 3 मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन है, मात्र 3 ही रीजन है मेजर इंडिया के अंदर। वो क्या क्या है? वो है असम, गुजरात और बॉम्बे हाईवे। बॉम्बे हाईवे द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। मुंबई के जो अरेबियन सी है उसी के पास ही बॉम्बे हाईवे है। और एक असम, एक गुजरात, ये 3 मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन है इंडिया के अंदर। इन रीजन के अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटी के नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस होते हैं। जो मेन ऑयल फील्ड है असम का वो लोकेटेड है दिग्बोई के आसपास। दिग्बोई के आसपास जो मेन ऑयल फील्ड है असम का वो लोकेटेड है। इंडिया का सबसे पुराना ऑयल फील्ड, क्वेश्चन आ सकता है मेरे यार, इंडिया का सबसे पुराना ऑयल फील्ड बताओ। वो है दिग्बोई। वो क्या है यार? वो दिग्बोई है। गुजरात मेजर ऑयल फील्ड, जो गुजरात के मेजर ऑयल फील्ड वो गल्फ खाम्बत, आट अकलेश्वर एंड कालोल, ये कुछ एरियाज है गुजरात के अंदर। ठीक है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है, यहाँ से कुछ और चीज़ें याद रखना है आपको। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, जो पार्ट है गंगा और गोदावरी बेसिन्स के, जो डेल्टाज है कावेरी के, कृष्णा के और महानदी के जो डेल्टा एरिया हैं, और जो थार डेजर्ट है, इनको कहा गया, ये जो एरियाज़ हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, गंगा एंड गोदावरी बेसिन, डेल्टाज ऑफ कावेरी, कृष्णा, महानदी और जो थार डेजर्ट, ये जो एरियाज़ इनको कहा गया है कि यार इनके पास पोटेंशियल है, ये ऑयल है, ठीक है, इनके पास पोटेंशियल है कि यार ये ऑयल बियर कर सकते हैं, ठीक है नहीं, बट हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि यार हम उसको निकाल सकें। तो इसलिए इंडिया के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑयल नहीं है, इनफ ऑयल नहीं है। इसलिए क्या करता है इंडिया बाहर के देशों से ऑयल लाता है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अपने नीड के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, ठीक है यार। ये जो एरियाज़ है बेसिकली, ये जो एरियाज़ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरियाज़ है, इन एरियाज़ के अंदर कहा गया यहाँ पर पोटेंशियल तो है ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए, बट अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में शायद हो सकता है। आइए बात करते हैं यार रनिंग वाटर के बारे में, और क्या क्या चीज़ों के अंदर है, और भी बहुत सारी चीज़ें शायद है अभी भी। तो यार और भी बहुत सारी चीज़ें, तो यहीं पर यार लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं यार, है नहीं? तो यार यहीं पर लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। लगा था यार हो जाएगा, इनको भी हम कंप्लीट कर देंगे, बट कोई नहीं, इसको यार पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। बट यार पार्ट 3 बनाना नहीं था, उम्मीद में नहीं था, बट बनाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगा। अभी और भी बहुत चीज़ें हैं भाई, रनिंग वाटर है नहीं, रनिंग वाटर, फिर आपका नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, फिर सोलर एनर्जी भी है मेरे यार। फिर एक्टिविटी तो यार आपको करना है खुद, जो थर्मल, टाइडल, बायोगैस, कन्वेक्शनल सोर्स। तो यार लेक्चर 3 में कंप्लीट करेंगे यार, अभी इतना ही रहने देते हैं यार, आ जाए नीचे। तो यार प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर यार। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को बोलो यार लाइक करें, आप भी लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो यार। और मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास के अंदर।